और ये अरे तुम्हारे उतारी उनको आनी चाहिए। ऐसे करके चलो। लास्ट टाइम में बात करी थी अपन ने मस्कुलर टिश्यू की, और उसके बाद में बात करी थी नर्वस टिश्यू की, है ना। मस्कुलर टिश्यू के अंदर लिखा था विभाजन होता है क्या, मुश्किल है, रीजनरेशन हो जाता है, आकार बढ़ता है। लास्ट टाइम पे बात करें थे अपन मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू के अंदर संरचना के आधार पर पेशियों को 3 भागों में डिवाइड किया था, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशियां। रेखित पेशी के अंदर कहा था कि ऐच्छिक होती है, संकुचित तेजी से होने के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए जल्दी थक जाती है। और साथ ही साथ लिखा था बहुसंख्य केंद्र के सिंसाइटियम पाया जाता है। उसके बाद में लिखा रेखित पेशी में 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, डार्क बैंड और डार्क बैंड में कौन सी प्रोटीन होती है, कौन से प्रकार की होती है, एन आइसोट्रोपिक प्रकार की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। तो डार्क बैंड के बीच में हल्का एच जोन पाया जाता है जिसके बीच में एम लाइन होती है। फिर दूसरे नंबर पे लिखा लाइट बैंड। लाइट बैंड के अंदर कहा हमने कौन सी प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, कौन से प्रकार, इसलिए इसको क्या बोलेंगे। और दोनों के बीच में दो क्रमागत जेड लाइन की बीच की दूरी को सार्कोमेर का कहा अपन ने, ठीक है। फिर हमने कहा सार्कोमेर को संकुचन की क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं। दोनों ओर का आधा आधा आई बैंड और एक पूरा ए बैंड इसके अंतर्गत आता है। यहां तक लिखा था। उसके बाद में अरेखित पेशी या चिकनी पेशियां, ध्यान रखना अरेखित पेशी को चिकनी पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अरेखित से ना देकर स्मूथ मसल से या चिकनी पेशियों से भी दिया जाता है। हमने कहा स्पिंडल के आकार की होती है, स्पिंडल के आकार का ही इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्र कितना होता है, एक होता है। और ऐच्छिक होती है अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है। तीसरे नंबर पे पढ़ा अपन ने हृदय पेशियां। हृदय पेशियों की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर बैंड पाए जाते हैं, ये रेखित होती हैं लेकिन इच्छा से नियंत्रित नहीं होती, इसलिए अनैच्छिक होती है। दो पेशी तंतु को जोड़ने के लिए इसके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, इसलिए इनको शाखित पेशियां, ब्रांच मसल्स भी कहते हैं। कहां पर पाई जाती है, हृदय के मायोकार्डियम के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में नर्वस टिश्यू शुरू किया अपन ने। हमने कहा उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्म से। और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन के कितने भाग, न्यूरॉन में क्या नहीं पाया जाएगा, क्या, तारका ही नहीं पाए जाने के कारण उसके अंदर विभाजन और पुनर्जन्म की क्षमता नहीं पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में लिखा न्यूरॉन के 2 भाग, सेल बॉडी और सेल प्रोसेस। सेल बॉडी क्या बोलते हैं, साइट, और प्रोसेस को। न्यूरॉन का मुख्य प्रवर्त कौन सा होता है, एक्सॉन, जबकि साइटोन का प्रवर्त क्या कहलाता है, डेंड्रॉन कहलाता है। तो संरचना बनाई थी, ऊपर की तरफ साइटोन था, नीचे की तरफ एक्सॉन था। साइटोन के अंदर जो कोशिका द्रव्य था उसको न्यूरोप्लाज्म कहा था, और जो कोशिका झिल्ली थी उसको न्यूरोलेमा कहा था। फिर प्रवर्त निकलते थे डेंड्रोन और डेंड्राइट। नीचे की तरफ एक्सोन बनाया था, जहां पर साइटोन एक्सोन मिला था उसको हिलोक बिंदु कहा था। एक्सोन के ऊपर फोस्फोलिपिड का आवरण पाया गया था जिसको माइलिन शीथ कहा था। माइलिन शीथ के बीच बीच में संकीर्णन पाए गए थे जिनको ट्रेनवेयर के नोड कहा था। फिर माइलिन शीथ केंद्र की न्यूरोलेमा से ढकी हुई थी जिसको अपन ने स्वान कोशिका कहा था। लिख लिया था, डायग्राम बनाया था, लिखना शुरू करो उसके अंदर। पीछे करो। लास्ट लाइन जो अपन ने लिखी थी वो लिखी थी न्यूरॉन के 2 भाग होते हैं, सेल बॉडी और सेल प्रोसेस। सेल बॉडी के अंदर सबसे पहले नाम लिखोगे साइटोन का, नंबर 1 लिखो साइटोन। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, जय श्री श्याम। हेडिंग डालोगे साइटोन। साइटोन, साइटोन लिखो। न्यूरॉन का मुख्य भाग लिखो, न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन, न्यूरॉन का मुख्य भाग। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो। न्यूरॉन की कोशिका झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं। न्यूरॉन की कोशिका झिल्ली को न्यूरॉन की कोशिका झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं। न्यूरॉन की कोशिका झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं। न्यूरॉन की कोशिका झिल्ली को न्यूरोलेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा।
तथा कोशिका द्रव्य को तथा कोशिका द्रव्य को तथा कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। 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 लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। न्यूरोप्लाज्म में निसल ग्रेन्यूल्स या निसल काय निसल ग्रेन्यूल्स या निसल काय पाए जाते हैं। निसल ग्रेन्यूल्स या निसल काय पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण तथा उद्दीपन के समय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण तथा उद्दीपन के समय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण तथा उद्दीपन के समय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जो प्रोटीन संश्लेषण तथा उद्दीपन के समय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। साइटोन का मुख्य प्रवर्ध डेंड्रोन होता है। साइटोन का मुख्य प्रवर्ध मत लिखो, साइटोन का प्रवर्ध लिखो। साइटोन का प्रवर्ध डेंड्रोन होता है। साइटोन का प्रवर्ध डेंड्रोन होता है जिनसे छोटे प्रवर्ध डेंड्राइट निकलते हैं। साइटोन का प्रवर्ध डेंड्रोन होता है। साइटोन का प्रवर्ध डेंड्रोन होता है जिससे छोटे प्रवर्ध डेंड्राइट निकलते हैं। तो साइटोन का जो प्रवर्ध होगा उसको क्या बोलेंगे? डेंड्रोन। और डेंड्रोन से छोटे प्रवर्ध जो निकलेंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। डेंड्रोन तथा डेंड्राइट उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। देखो, डेंड्रोन तथा डेंड्राइट उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। डेंड्रोन तथा डेंड्राइट उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। डेंड्रोन तथा डेंड्राइट उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नोट डाल के लिखो। वह बिंदु जहां पर आकर साइटोन व एक्सोन मिलते हैं। वह बिंदु जहां आकर साइटोन व एक्सोन मिलते हैं। वह बिंदु जहां आकर साइटोन व एक्सोन मिलते हैं। वह बिंदु जहां आकर साइटोन व एक्सोन मिलते हैं हिलोक बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जहां आकर साइटोन व एक्सोन मिलते हैं हिलोक बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जहां आकर साइटोन व एक्सोन मिलता है, कौन सा बिंदु कहलाता है? हिलोक पॉइंट। हिलोक बिंदु। ये सारी की सारी बातें किसके लिए? साइटोन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे लिखो एक्सोन।
एक्सोन लिख लिया। देखो इसके अंदर न्यूरॉन का मुख्य प्रवर्ध एक्सोन, न्यूरॉन का मुख्य प्रवर्ध, न्यूरॉन का मुख्य प्रवर्ध क्या कहलाएगा? एक्सोन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक्सोन के ऊपर फोस्फोलिपिड का आवरण पाया जाता है। एक्सोन के ऊपर फोस्फोलिपिड का आवरण पाया जाता है। एक्सोन के ऊपर फास्फोलिपिड का आवरण पाया जाता है। एक्सोन के ऊपर फोस्फोलिपिड का आवरण पाया जाता है। फोस्फोलिपिड का आवरण पाया जाता है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, माइलिन शीथ के बीच बीच के अंदर पाए जाते हैं संकीर्णन, और इन संकीर्णन को हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। लिखो, माइलिन शीथ के बीच बीच में संकीर्णन पाए जाते हैं। माइलिन शीथ के बीच बीच में संकीर्णन, माइलिन शीथ के बीच बीच में संकीर्णन पाए जाते हैं। माइलिन शीथ के बीच बीच में संकीर्णन पाए जाते हैं। माइलिन शीथ के बीच बीच में संकीर्णन पाए जाते हैं, जिसे रेनवियर के नोड या नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, जिसे रेनवियर के नोड या नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये लिख रहा, जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, जिसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। माइलिन शीथ केंद्रक युक्त न्यूरोलेमा, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ केंद्रक युक्त न्यूरोलेमा से ढकी रहती है। माइलिन शीथ केंद्रक युक्त न्यूरोलेमा से ढकी रहती है, जिसे स्वान कोशिका, स्वान सेल। माइलिन शीथ केंद्रक युक्त न्यूरोलेमा से ढकी रहती है, जिसे स्वान कोशिका, हिंदी वाला स्वान नहीं है, अंग्रेजी वाला स्वान है, तुम हिंदी वाला समझ लो, स्पेलिंग अलग है, जिसे स्वान कोशिका कहते हैं, जिसे स्वान कोशिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक्सोन उद्दीपन को, एक्सोन उद्दीपन को एक्सोन उद्दीपन को, उद्दीपन को दूसरे न्यूरॉन के, एक्सोन उद्दीपन को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्थानांतरित करता है। एक्सोन उद्दीपन को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्थानांतरित करता है। एक्सोन उद्दीपन को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्थानांतरित करता है। दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को स्थानांतरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन
न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, तंत्रिका उत्तक में अन्य कोशिकाएं। न्यूरॉन तो मुख्य कोशिका है ना, लेकिन इसके अलावा भी कोशिकाएं पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एस्ट्रोसाइट, अपेंडाइमल कोशिका, और तीसरे नंबर पे आती है माइक्रोग्लियल सेल। हेडिंग डालो, तंत्रिका उत्तक में अन्य कोशिका। तंत्रिका उत्तक की मुख्य कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन के अलावा और दूसरी कोशिकाएं भी पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर। तीनों नाम लिखोगे, एस्ट्रोसाइट, अपेंडाइमल कोशिका और माइक्रोग्लियल कोशिका। एस्ट्रोसाइट है, अपेंडाइमल कोशिका है, माइक्रोग्लियल कोशिका है। एक बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी कोशिका तंत्रिका उत्तक से संबंधित नहीं है? तीन नाम तो ये दे रखे हैं, चौथा नाम दे रखा है स्टेलेट कोशिका। आंसर क्या दोगे? स्टेलेट कोशिका, क्योंकि वो किससे संबंधित है? संयोजी उत्तक से। और वो भी कौन से संयोजी उत्तक से? रेटिकुलर संयोजी उत्तक से। तीनों नाम लिखने हैं, एस्ट्रोसाइट, अपेंडाइमल और माइक्रोग्लियल कोशिका। दिक्कत है यहां तक? नहीं, चले आगे। तंत्रिका उत्तक हमारा यहां पर होता है खत्म। ठीक है, लास्ट कौन सा आता है हमारे पास में? नेक्स्ट लिखो, तरल संयोजी उत्तक। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, वो अपन करवाएंगे ब्लड सर्कुलेटरी पढ़ने के टाइम पे। वेगस नर्व लिखेंगे ना, उस टाइम पे ही फिर नोट डाल के लिख लेंगे ट्राइजेमिनल के बारे में और ट्रोक्लियर के बारे में। तुम छोड़ो, तंत्रिकाओं की बात के लिए बोल रहे हैं कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व की बात अपन जब पढ़ेंगे ना, हार्ट के अंदर वेगस नर्व लिखेंगे, वहीं पर तीनों का नोट डाल के लिख लेंगे। ठीक है ना। हेडिंग डालो, तरल संयोजी उत्तक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता लग रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ने का काम करेगा, लेकिन ये तरल रूप के अंदर पाया जा रहा है, इसीलिए इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही सुनो। हमारे पास में ऑप्शन है ब्लड, दूसरे नंबर पे आता है प्लाज्मा, तीसरे नंबर पे आता है सीरम, और चौथे नंबर पे आता है लिम्फ। नाम तो सबने सुने होंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तरल संयोजी उत्तक है और कौन सा नहीं है। क्या रक्त तरल संयोजी उत्तक है? क्या प्लाज्मा तरल संयोजी उत्तक है? क्या सीरम तरल संयोजी उत्तक है? और क्या लिम्फ संयोजी उत्तक है?
सर जी हमारी जेनेटिक्स की क्लास क्यों नहीं आ रही है? जेनेटिक्स हर सर आएंगे तब लेंगे जेनेटिक्स की क्लास, ठीक है? हर सर नहीं आ रहे हैं इसलिए जेनेटिक्स की क्लास नहीं हो रही है। आ जाओ इधर, एनाटॉमी के ऊपर फोकस करो, है ना? ब्लड, प्लाज्मा, सीरम और लिम्फ, अगर इनकी चारों की अगर बात करते हैं, पता ही है आपको, रक्त तो जानते हो, है ना? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है? सीरम की अगर बात करते हैं तो रक्त का थक्का जमने के पश्चात जो तरल पदार्थ बचता है उसको बोलते हैं सीरम। और लिम्फ जो लसिका ग्रंथियों से स्रावित होता है उसको बोलते हैं लिम्फ, ठीक है? इनके अंदर से अगर बात की जाए तो ये दोनों तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में नहीं आते, जबकि ब्लड और लिम्फ ये तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में आते हैं। अब बात ये आती है भाई क्यों प्लाज्मा ने ऐसा क्या बिगाड़ा है आपका, सीरम ने क्या बिगाड़ा है आपका कि जिसकी वजह से आप तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में नहीं रखते हो? आपने यहां पर क्या लिखा है? ऊतक। ऊतक को डिफाइन करो। संरचना व कार्य में एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? वर्ड काम में लिया कोशिकाओं का समूह, यानी कि अगर ऊतक बोल रहे हो तो क्या होना आवश्यक है? कोशिकाएं। क्या प्लाज्मा के अंदर कोशिकाएं होती है? होती है क्या? प्लाज्मा बोला कब अपन ने? जब ब्लड के अंदर से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दिया तब बोला अपन ने प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में किसी प्रकार की कोशिकाएं नहीं है, ठीक है? दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास में सीरम। सीरम की अगर बात करते हैं तो रक्त का थक्का जमने के पश्चात जो तरल पदार्थ बचता है उसको अपन सीरम कहते हैं। तो रक्त का थक्का जमने के अंदर सारी की सारी कोशिकाएं चले जाती हैं और बाकी बचा हुआ पदार्थ ही क्या कहलाता है? सीरम। यानी कि सीरम के अंदर भी कोशिकाएं नहीं पाई जाती। लिम्फ की अगर बात करते हैं तो लिम्फ के अंदर पाई जाती है लिम्फोसाइट। क्या पाई जाती है? मुख्य रूप से, इसीलिए लिम्फ को तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में माना गया है। ब्लड की अगर बात कर रहे हैं तो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सारी कोशिकाएं आ रही है, इसलिए ब्लड को भी तरल संयोजी ऊतक मानते हैं। तो तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी के अंदर ब्लड और लिम्फ आता है, लेकिन प्लाज्मा और सीरम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि प्लाज्मा और सीरम के अंदर कोशिकाएं अनुपस्थित। किसको समझ में नहीं है ये बात? ऊतक कहने के लिए कोशिकाओं का होना जरूरी है। अब कोशिकाएं नहीं है तो फिर ऊतक ही नहीं। आप तो पानी को कह दोगे सर ये भी तो तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन क्या पानी के अंदर कोशिकाएं पाई जा रही? नहीं पाई। क्लियर है सबको? लिखो पहली लाइन, रक्त तथा लसिका, ब्लड एवं लिम्फ। सर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो कहीं पे गए हुए हैं। देखो, रक्त तथा लसिका, ब्लड तथा लिम्फ तरल संयोजी ऊतक हैं। ब्लड तथा लिम्फ तरल संयोजी ऊतक हैं। ब्लड तथा लिम्फ तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन लेकिन प्लाज्मा एवं सीरम, लेकिन प्लाज्मा एवं सीरम, लेकिन प्लाज्मा एवं सीरम तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन प्लाज्मा एवं सीरम तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में नहीं आते। लेकिन प्लाज्मा एवं सीरम तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में नहीं आते। तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि तरल संयोजी ऊतक की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि इनमें कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। क्योंकि इनमें कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। क्योंकि इनमें कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। सर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट कब स्टार्ट होंगे? कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं सेकंड ईयर में? सर्जरी, मेडिसिन, का ही नहीं, यही। चलो, एनाटॉमी के बाद में सर्जरी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? मेडिसिन थोड़ा लंबा चलता है, सर्जरी छोटा सा है, एक्सटेंशन न्यूट्रिशन। पहले सर्जरी पढ़ेंगे ना। अरे पढ़ाना मेरी है, तुम थोड़ी बताओगे क्या पढ़ाना। लिखो नेक्स्ट लाइन,
क्योंकि कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। चारों ऑप्शन के अंदर है ना, पूछा जाएगा निम्न में से किसमें एंटीबॉडी पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी जानते हो क्या होती है एंटीबॉडी, बताओ। प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। अच्छा इम्यूनिटी, एंटीबॉडी इम्यूनिटी मतलब फिर सिस्टम होता है। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि एंटीबॉडी क्या होती है। अरे सुनो रे, एक एक बोला करो, तुम सारे सारे बोलेंगे, सर बोलेंगे पहले। सर भैया को बता रहे थे, सर मेरे को बताओ आप। हाँ बोलो सर, एंटीबॉडी क्या होती है सर। वही बता दो तो उसको यही बोल रहे थे क्या कि मेरे को नहीं पता। ऐसी बात करते हो यार, बताओ। एंटीबॉडी बेसिकली वो पदार्थ होते हैं जो एंटीजन से क्रिया करते हैं। बेसिकली प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नाम सुना होगा अगर आपने, है ना। आगे डिटेल के अंदर बात करेंगे अपन। अब एंटीजन कोई सा भी बाह्य पदार्थ हो सकता है जिसके खिलाफ हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे कोई ना कोई प्रोटीन का स्रावण होता है और वो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि मेरे शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन प्रवेश करेगा, बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करेगा, तो बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करते ही बीमार थोड़ी हो जाऊंगा मैं, नहीं, कुछ समय बाद में बीमार होऊंगा। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो मेरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उन बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने लग जाती है। लड़ाई चलती रहती चलती रहती चलती रहती। कब तक चलेगी, जब तक ये हार जीत का फैसला नहीं हो जाता। अगर मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता जीत जाती है तो मेरे अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन अगर मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता हार जाती है उस केस के अंदर आपको पहला सिम्टम आएगा। बैक्टीरिया के प्रवेश करने से लेकर पहला सिम्टम आने तक का समय ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, अब पहला सिम्टम आ गया आपने, इसका मतलब कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हार गई। ठीक है, अब पहला सिम्टम आपके अंदर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के अंदर आता है, वो है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हार गई तो शरीर ने क्या किया, टेम्परेचर को हाई कर दिया, बुखार आ गया आपको। बुखार आने का फायदा क्या रहा कि जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, एक लेवल तक हाई हुआ आपने, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो मरने लगेंगे। लेकिन बुखार आने के बाद के अंदर अगर बैक्टीरिया वायरस मर गए तो बुखार तक आकर ही वापस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं मरे तो क्या होगा, फिर लगातार सिम्टम आने शुरू रहेंगे जब तक कि सारे के सारे सिम्टम नहीं आते। पहले सिम्टम आने से लेकर सारे सिम्टम आने तक का समय कहलाता है प्रोड्रोमल पीरियड। क्या कहलाता है, प्रोड्रोमल पीरियड। जब अपन मेडिसिन के अंदर बात करेंगे, अभी एंटीबॉडी तो होगी। एंटीबॉडी बेसिकली वो पदार्थ होंगे जो एंटीजन के खिलाफ काम करते हैं। तो जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उस केस के अंदर हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर देती है लड़ने के लिए। ठीक है, जब तक एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है, लड़ रही है एंटीजन से, तब तक ठीक है। अगर एंटीबॉडी कम पड़ गई, बैक्टीरिया वायरस की संख्या बढ़ गई, उस केस के अंदर फर्स्ट सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। तो ये है बेसिकली एंटीबॉडी का काम हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था, क्या रक्त में एंटीबॉडी पाई जाती है, क्या ब्लड प्लाज्मा में पाई जाएगी या सीरम में पाई जाएगी या लिम्फ के अंदर पाई जाएगी। इनके अंदर से कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर, चलो मैं ही प्रोसीड करता हूँ। क्या ब्लड के अंदर पाई जाएगी, क्या प्लाज्मा में, क्या सीरम में, क्या लिम्फ में। यस सर, लिम्फ के अंदर हम कह रहे हैं कि लिम्फोसाइट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। ब्लड की अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट लिम्फोसाइट आती है, तो यहां पर भी एंटीबॉडी आपको मिलेगी। क्या प्लाज्मा या सीरम के अंदर एंटीबॉडी पाई जाती है, प्लाज्मा और सीरम के अंदर भी एंटीबॉडी पाई जाती है। अच्छा प्लाज्मा किसको कहा, रक्त के अंदर से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को निकाल दिया, सिर्फ ब्लड कोशिकाएं तो निकाली, बाकी बचा हुआ पदार्थ तो बाकी सारी चीजें तो पाई जा रही है, सिर्फ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ही तो नहीं पाई जा रही, इसलिए प्लाज्मा के अंदर भी एंटीबॉडी पाई जाएगी। सीरम की बात करते हैं तो सीरम के लिए क्या कहते हैं कि रक्त का थक्का जमने के पश्चात, रक्त का थक्का जमाने के अंदर एंटीबॉडी का कोई रोल है क्या, है क्या कोई रोल एंटीबॉडी का, कोई रोल नहीं एंटीबॉडी का रक्त का थक्का जमाने के अंदर, है ना। इसलिए सीरम के अंदर भी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो अगर कोई पूछे आपसे कि एंटीबॉडी निम्न में से किस किस में पाई जाती है, तो
लिखो नोट डाल के। रक्त, प्लाज्मा, सीरम तथा लिम्फ। रक्त, प्लाज्मा, सीरम तथा लिम्फ। सर एनाटॉमी का कितना हो रहा है? 10-12 क्लास हो रहा है। रक्त, प्लाज्मा, सीरम तथा लिम्फ सभी में एंटीबॉडी पाई जाती है। रक्त, प्लाज्मा, सीरम तथा लिम्फ सभी में एंटीबॉडी पाई जाती है। सभी में एंटीबॉडी पाई जाती है। चलो अब सुनो, सबसे पहले बात करेंगे ब्लड के बारे में। रक्त के दो भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होती है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की अगर बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की है। एक होती है रेड ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं लाल रक्त। दूसरे नंबर पे आती है आरबीसी। दूसरे नंबर पे आती है डब्ल्यूबीसी। क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणी, रक्त कोशिका। और तीसरे नंबर पे आती है प्लेटलेट्स, को शुद्ध हिंदी के अंदर बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। आगे अगर बात करते हैं हम, आगे हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करते हैं तो ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की है, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और तीसरे नंबर पे आती है न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट की अगर बात करते हैं तो 2 प्रकार की है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ब्लड वाला पोर्शन है, वो आपके फिजियोलॉजी के अंदर भी आएगा। फिजियोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ोगे आप, बहुत डिटेल मतलब बहुत डिटेल। 5-7 क्लास लगाएंगे हर सर इसके अंदर, है ना। अपन थोड़ा सा एनाटॉमी के पर्पस वाली बात करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है ब्लड से रिलेटेड, चाहे वो एनाटॉमी में पूछा गया हो चाहे वो फिजियोलॉजी के अंदर पूछा गया हो, जो जो पूछा गया उसकी बात मैं कर दूंगा। और बाकी तो हर सर पढ़ाई देंगे तुम्हारे को, जो नहीं पूछा जाएगा, है ना। उतारो ऐसे कैसे।
लिख लिया सबने? इतना तो मैं लिखता ही नहीं जितना तुम लिख लेते हो। अभी बता रहे हैं। लिख लिया सबने? देखो इधर, डब्ल्यूबीसी की अगर बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी के जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कण। अब कोशिका को अगर देखना होता है तो पहले उसका अभिरंजन करना जरूरी होता है ना, उसको स्टेन करना जरूरी होता है, तब जाके वो हमारे को दिखेगी माइक्रोस्कोप के नीचे। तो पहले जब डब्ल्यूबीसी देखी गई तो डब्ल्यूबीसी के अंदर देखा गया है ग्रेन्यूल्स कौन कौन से हैं। जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए गए उनको बोला गया ग्रेनुलोसाइट, और जिसके अंदर नहीं पाए गए उनको बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट यानी कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, एग्रेनुलोसाइट यानी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। ठीक है, अब जो ये ग्रेन्यूल्स है इनका अभिरंजन किया है ना, स्टेन किया इनको। जो कोशिकाएं क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित हुई, जिसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू, उनको बोला अपन ने बेसोफिल्स। बेसोफिल्स यानी बेस, बेस का मतलब क्षार। तो क्षारीय अभिरंजक का नाम था मिथाइलिन ब्लू। जो मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित हुई उनको कहा अपन ने बेसोफिल्स। जो अम्लीय अभिरंजक इयोसिन से अभिरंजित हुई उसको बोला इयोसिनोफिल्स। और जो दोनों से ही नहीं हुई, न्यूट्रोफिल्स। या तो जो अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित हो गई, जो क्षारीय से हो गई, लेकिन फिर भी कुछ कोशिकाएं ऐसी थी जो दोनों से ही नहीं हो रही थी, उनको अपन ने बोल दिया न्यूट्रोफिल्स। यानी कि ये न्यूट्रल है, किसी भी अभिरंजक से अभिरंजित नहीं हो रही। एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब जिसके अंदर ग्रेनुल्स पाए ही नहीं जा रहे। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? लिख लो ग्रेनुलोसाइट के आगे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। ग्रेनुलोसाइट के आगे लिखोगे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, और ए ग्रेनुलोसाइट के आगे लिखोगे ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट और ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। अच्छा, 2016 की जो एग्जाम हुई थी ना आपकी, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 4 कोशिकाओं के नाम दे दिए इनके, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, और पूछा गया निम्न में से कौन सी कोशिका ग्रेनुलोसाइट नहीं है। क्लियर है भाई? याद रखने का सीधा सा तरीका है अपने पास में, अभिरंजक से अभिरंजित हो रही है यानी कि ग्रेनुल्स पाए जा रहे हैं। जो बेस से हो गई उसको बेसोफिल्स बोल दिया, जो एसिड से उसको इयोसिनोफिल्स बोल दिया, जो दोनों से नहीं हुई उसको, बाकी बची दो हमारे पास में, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, जिसके अंदर ग्रेनुल्स पाए ही। क्लियर? हेडिंग डालो प्लाज्मा। हेडिंग डालोगे प्लाज्मा। प्लाज्मा लिखो, इसके अंदर रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है।
लिख सकते हैं कैसा? रक्त के अंदर से अगर रक्त कोशिकाओं को निकाल दिया जाए तो पीछे की तरफ सिर्फ तरल पदार्थ ही बचता है ना? उस तरल पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? लिखो फॉर्मूला, प्लाज्मा बराबर ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पानी। तरल है तो तरल रूप के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? पानी। पानी की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी पाया जाता है। इसके अलावा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे के सारे मिलेंगे। अकार्बनिक पदार्थों की अगर बात करते हैं तो धातुएं मिलेगी और 90 से 92% पानी भी मिलेगा। एंटीबॉडी भी इसी में पाई जाएगी। सारे के सारे इसी के अंदर मिलना है। यानी कि रक्त का जो टोटल पोर्शन है, अगर उसके अंदर से सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा ही कहलाएगा। लिखो इसके अंदर नेक्स्ट लाइन, प्लाज्मा में 90 से 92% जल, प्लाज्मा में 90 से 92% जल, कोमा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, एंटीबॉडी तथा रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थ। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, कोमा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, एंटीबॉडी तथा रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल रक्त का कितना % प्लाज्मा होता है? कितना होता है? 45%। बाकी बचा कितना? ब्लड सेल्स कितनी है? 55%। लिखो, कुल रक्त का 45%, कुल रक्त का 45% प्लाज्मा होता है। कुल रक्त का 45% प्लाज्मा होता है। कुल रक्त का, सही करो, करेक्शन करो, उल्टा करवा दी। 55% तो प्लाज्मा और 45% कुल रक्त का 55%। रबड़ लाते हो ना? रबड़ नहीं लेके आते? इरेजर, इरेजर नहीं, व्हाइटनर लड़के तो नहीं रखते, मेरे को पता है ना, अपने तो अपन काट ही देते हैं। देखो, कुल रक्त का 55% प्लाज्मा पाया जाता है तथा 45% रक्त कोशिकाएं, तथा 45% रक्त कोशिकाएं, तथा 45% रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, पाई जाती हैं। ठीक है, जो 45% ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उन 45% के अंदर से 32% तो सिर्फ क्या होती है? आरबीसी। रक्त के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? आरबीसी। और आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं, हीम वर्णक और ग्लोबिन प्रोटीन। हीम वर्णक लाल रंग का होता है, इसीलिए रक्त का रंग कैसा होता है? अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का रंग कैसा होता है तो क्या बोलोगे? लाल। तो लाल भी अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो गहरा लाल, ये देखो इधर, ये लाल लाल है दोनों के दोनों, ये भी लाल है, वो थोड़ा सा लाल मैरून है ना, आता तो लाल की श्रेणी में ही है ना। अच्छा, लड़कों के लिए लाल लाल सारे बराबर होता है? अपने लिए तो सारे लाल बराबर है। लड़कियों के लिए 100 प्रकार के लाल होते हैं, पता नहीं कौन कौन से लाल होते हैं। हाँ, क्वेश्चन पे आओ तुम, रक्त का रंग कैसा होता है?
सही आंसर क्या है? नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। रक्त का रंग चमकीला लाल, ब्राइट रेड। रक्त का रंग चमकीला लाल या ब्राइट रेड होता है। रक्त का रंग चमकीला लाल या ब्राइट रेड। तो अब लाल मत बोलना कभी भी कि रक्त का रंग कैसा होता है लाल, ऐसा नहीं। क्या बोलोगे? चमकीला लाल, ब्राइट रेड। ठीक है, बातें किसकी चल रही है? प्लाज्मा की। प्लाज्मा के साथ ही अपन यहीं पे सीरम की बात भी कर लेते हैं। हेडिंग डालो सीरम। सीरम, सीरम। सीरम बनेगा कब? जब रक्त का थक्का बनेगा, है ना। जैसे कभी अपने चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बन जाता है। रक्त का थक्का बनाने के बाद में पीला पीला सा पदार्थ निकल कर आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीरम। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्या क्या है? पहले कोशिकाओं से बताओ, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमाने में वही सहायता करती है। ठीक है, प्लेटलेट्स के अलावा अगर बात करते हैं तो क्लोटिंग फैक्टर्स के नाम सुने होंगे आपने। क्लोटिंग फैक्टर के अंदर विटामिन के का नाम भी सुना होगा, कैल्शियम का नाम भी सुना होगा। 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसकी बात हर्ष कर देगा तुम्हारे पास में। ठीक है, यानी कि रक्त का थक्का अगर जम गया तो उसके अंदर सारी की सारी ब्लड सेल्स भी आ गए और साथ ही साथ क्लोटिंग फैक्टर भी आ गया उसके अंदर, है ना। तो क्लोटिंग फैक्टर और ब्लड सेल्स को हटाने के बाद के अंदर जो पदार्थ बचेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? सही है कि नहीं? सही है। लिखो पहली लाइन, रक्त का थक्का जमने के पश्चात। रक्त का थक्का जमने के पश्चात। रक्त का थक्का जमने के पश्चात। रक्त का थक्का जमने के पश्चात बचा हुआ तरल पदार्थ सीरम कहलाता है। रक्त का थक्का जमने के पश्चात बचा हुआ तरल पदार्थ सीरम कहलाता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने के अंदर एंटीबॉडी का कोई भी रोल नहीं है। तो जो एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है वो एंटीबॉडी आपको सीरम के अंदर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज का जो एस्टिमेशन बेसिकली किया जाता है वो प्लाज्मा के अंदर से ना करके वो किस में से करते हैं? सीरम के अंदर से करते हैं। ठीक है, अच्छा जो ये सीरम लिखा है क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ? थोड़ा सा सोच लेना पहले। ब्लड माइनस ब्लड सेल्स माइनस क्लोटिंग फैक्टर, लिख सकता हूं क्या ऐसे? अगर मैं ये लगा दूं ब्रैकेट तो यहां पर प्लस लिख सकता हूं। रक्त के अंदर से ब्लड सेल्स और क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? सही है। ब्लड माइनस ब्लड सेल्स क्या होती है? प्लाज्मा। यानी कि ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, लिख सकता हूं क्या? देख लो अच्छे से पहले इतनी गणित आती है अगर अपने को तो मैथ से ले लेते अपन। सिंपल सा क्वेश्चन है, रक्त के अंदर से रक्त कोशिकाएं निकाल दिया आपने क्योंकि ब्लड क्लोटिंग हुई है, तो रक्त कोशिकाएं भी काम आई है और साथ ही साथ हमारे पास में क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं हमारे वो भी काम में आ गए। ठीक है, तो ब्लड सेल्स और क्लोटिंग फैक्टर को अगर रक्त के अंदर से हटा दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? सही है। रक्त के अंदर से अगर कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या था? प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा के अंदर कोशिकाएं तो नहीं है लेकिन क्लोटिंग फैक्टर तो पाए गए। अगर इस क्लोटिंग फैक्टर को भी हटा दिया जाए तो क्या बचाएगा? सीरम। अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किसका रक्त का थक्का या किसका थक्का नहीं जमेगा, क्लोटिंग किसकी नहीं होगी? रक्त की क्लोटिंग होगी क्या?
अरे रक्त का थक्का जमता है कि नहीं जमता? जमता है। प्लाज्मा की क्लोटिंग होगी कि नहीं होगी? होगी? नहीं होगी सर? होगी कि नहीं होगी पहले ये बताओ। होगी, क्यों होगी? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? क्लोटिंग फैक्टर पाए जा रहे हैं। सीरम की क्लोटिंग होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि सीरम तो बनाए किसके बाद में? क्लोटिंग के बाद में। तो बुक्स में ये भी क्वेश्चन दे रखा है किसकी क्लोटिंग होती है, किसकी क्लोटिंग नहीं होती है। क्लियर? अच्छा, सीरम और प्लाज्मा को निकलने का तरीका अलग अलग है दोनों की। अगर बात करते हैं, आप जब भी ब्लड सैंपल देते जाते हो, दो टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड इकट्ठा किया जाता है। एक तो प्लेन होती है, एक ईडीटी कोटेड होती है। प्लेन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लड सैंपल आप देते हो, उस टेस्ट ट्यूब को वो सिर्फ हल्का सा टेढ़ा करके रख देते हैं स्लैंटिंग पोजीशन के अंदर। उनको पता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रक्त है और हमने कोई भी एंटीकोगुलेंट इसके अंदर मिलाया नहीं है, तो कुछ समय बाद के अंदर रक्त का थक्का तो नीचे की तरफ जम जाएगा, ऊपर की तरफ जो तरल पदार्थ आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? सीरम। क्लियर? ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब दूसरी ली जिसके अंदर हमने ईडीटीए मिला दिया। ईडीटीए मिलाने का फायदा क्या रहा? कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, रक्त का थक्का जमेगा नहीं, तो यानी रक्त उसी पोजीशन के अंदर रहेगा। अब उसको या तो आप नॉर्मल पोजीशन के अंदर ही छोड़ दो, क्योंकि प्लाज्मा से रक्त कोशिकाएं भारी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देगी, लेकिन इतनी क्लियर नहीं बैठेगी जितनी बैठनी चाहिए। उसके लिए बेसिकली हम मशीन का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन है ना? सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर टेस्ट ट्यूब को लगा देते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं 2000-4000 आरपीएम के ऊपर। तो जो भारी चीज होगी वो तो पेंदे की तरफ चली जाएगी और जो हल्की चीज होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। उसके अंदर ब्लड सेल्स तो नीचे की तरफ बैठ जाएगी और ऊपर की तरफ बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा निकालने के लिए हमारे को एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? एंटीकोगुलेंट का। और सीरम निकालने के लिए आपको प्योर ब्लड चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना। समझ में है? दोनों डिटेल में बात करेंगे।